Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone. लास्टली हमने बात की थी स्कैटर डायग्राम मेथड की और लिस्ट स्क्वायर मेथड की और व्हाट इज एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन क्या है इन सब के बारे में। तो उसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट अटका था वो था कि हम कैसे ये सारी चीजें कर पाएंगे। उसके लिए दो मेथड थी। फर्स्ट वन इज अ स्कैटर डायग्राम मेथड एंड द सेकंड वन इज अ लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो आज मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगी। सम्स आज हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, अगेन सॉरी, बट यस ये थियरी जो है वो काफी लंबी चलने वाली है और मैं आपको एक वार्निंग बोलो तो वार्निंग और एक इंफॉर्मेशन बोलो तो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि आपका जो 100 मार्क का पेपर आता है, आउट ऑफ दिस आपका 25 मार्क की कंपलसरी थियरी रहती है एंड 75 मार्क का आपका सम्स रहते हैं। तो आपको देखना है कि अगर आप लोग अबो 90 जाना चाहते हो देन थियरी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 75 मार्क्स के सम्स जो होते हैं उसमें भी काफी टाइम ऐसे थियरी के इम्प्लीकेशंस होते हैं कि अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी तो आप वो सम भी नहीं कर पाते हो। लाइक इंटरप्रेट द सम, तो इंटरप्रेट करना है तो उसका लिए 1 मार्क होता है और अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। So basically theory is a relatable thing for you and डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आप थियरी को स्किप नहीं कर सकते इन एनी केस। अगर आप पास होना चाहते हो या आप 90 अबव लाना चाहते हो या आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, इन एनी केस यू हैव टू स्टडी थियरी। ठीक है, सो यस थियरी का भी इम्पोर्टेंट है एंड इसलिए मैं ये दो तीन तीन लेक्चर्स थियरी के ऊपर दे रही हूँ ताकि आप लोग बाद में ये ना बोलो कि थियरी में कुछ भी समझ में नहीं आता है। समझ में आई बात? सो थियरी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। यस आई एग्री, कुछ सर टीचर्स भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई थियरी तो लास्ट में पढ़ लेने की, ये करने के वो करने के, बट लास्टली कुछ नहीं होता है। सो 110% आपको स्टार्टिंग से ही थियरी पढ़नी पड़ेगी। एट द एंड अगर आप पढ़ने बैठोगे ना आपको एक एमसीक्यू भी समझ में नहीं आएगा, राइट? सो डेफिनेटली स्टार्टिंग से ही थियरी पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चंस आते हैं तो क्लियर करो, डाउट माइंड में मत रखो, बिकॉज ये डाउट जो है ना वो एक टाइप का कचरा है। जैसे जैसे आपके दिमाग में बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे आपका दिमाग जो है ना सड़ता जाएगा, राइट? सो डाउट को दिमाग में कभी भी मत रखो। जब भी कोई डाउट आता है ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करने की ट्राई करो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर जो है उसमें हम क्या करेंगे, तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हम फॉलो करेंगे। अब मैथमेटिकल जो इक्वेशन है आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा संस्कृत है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आप देख सकते हो मैंने कहीं अंडरलाइन भी कुछ भी नहीं किया है, बट इसमें क्या है कि एक आपके पास जो भी डेटा है, आपके पास जो भी डेटा है एक्स एंड वाई का, जैसा हमने देखा था कोरिलेशन में, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे भी आते हैं। एक्स एंड वाई की कुछ 10-12 चीजें आपको दे दी जाती है एंड आउट ऑफ दिस आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी रहती है। सो रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी एक्स एंड वाई दिए हुए हैं उसको स्कैटर डायग्राम में प्लॉट किए जाते हैं। सारे पॉइंट्स को एक्स एंड वाई के जहां पे भी एक्स एंड वाई जहां मिलेंगे उधर पॉइंट रखेंगे, वापस दूसरी पैर तीसरी पैर, ऐसे करते करते पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं एंड देन आफ्टर उन सबकी नियरेस्ट एक लाइन खींची जाती है जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। तो ये बात है स्कैटर डायग्राम की। अब जो भी हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं वो अगर अबो आ रहे हैं, मीन्स कि जो भी पॉइंट्स हमको अबो लाइन मिल रहे हैं तो उधर पॉजिटिव एरर होगा। अगर हमको एग्जैक्टली पॉइंट जो है वो लाइन पे ही मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी एरर नहीं है, एरर इज 0। एंड अगर पॉइंट्स के सॉरी लाइन के नीचे अगर हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं देन देयर इज नेगेटिव एरर। सो नाउ व्हाट इज एरर? तो ये जो पूरी स्क्रीन है ना वो मैंने स्पेशली खाली आपको
एरर एक्सप्लेन करने के लिए ही रखी हुई है। अब एरर क्या होती है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लो आप। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ सम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी है देन यू कांट फाइंड सम राइट सॉल्यूशन ऑफ द सम। तो इन दैट केस मान लो कि आपको सम में बोला गया है कि आप रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करो एंड लास्टली एरर भी फाइंड आउट करो। अब एरर जब फाइंड आउट करने को बोला है देन आपको पता होना चाहिए कि एरर क्या है। तो मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ एक्चुअल डेटा तो है ही, उसी के बेसिस पे हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे और वही रिग्रेशन लाइन के बेसिस पर हम उसमें x की वैल्यू रख के y की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, से फॉर के हमारे पास जो भी डेटा है वो है एज का एंड इसका एज एंड वेट। यस, तो हमारे पास एज एंड वेट का डेटा है। हमारे पास 10 अलग अलग लोग हैं, हमने उनके सैंपल लिए हुए हैं कि उसकी एज क्या है और अकॉर्डिंगली उसका वेट क्या है, ठीक है। आउट ऑफ दिस हमको बोला हुआ है कि अगर कोई बंदा 19 ईयर का है तो उसका वेट क्या होगा वो एस्टिमेट करो, ठीक है। अब मान लो कि हमने जो भी सैंपल लिया था वो 10 लोगों के सैंपल में एक बंदा 19 ईयर का था, एक बंदा 19 ईयर का था। तो उसके लिए एक्चुअल वेट क्या है ये तो हमको पता चल गया, क्योंकि जब 19 है तो उसका वेट क्या है ये हमको ऑलरेडी पता है। अब हमने क्या किया कि ये जो भी 10 लोगों का डेटा था उसके ऊपर से एक पूरा इक्वेशन निकाला, ए निकाला, बी निकाला और x इज इक्वल्स टू हमने 19 रख के हम लोग को क्या करना है, y एस्टिमेट करना है। तो हमने क्या किया कि जब कोई किसी बंदे की 19 एज है तो उसका वेट कितना एस्टिमेशन आ रहा है एज पर आर रिग्रेशन लाइन वो फाइंड आउट किया, राइट। तो वो जो आंसर मिला वो हमारा एस्टिमेटेड आंसर है, जबकि हमारे 10 लोगों का जो सैंपल था उसमें एक ऑलरेडी 19 ईयर का था, तो उसका वेट क्या था, दैट इज एक्चुअल वेट, और हमने एस्टिमेट किया दैट इज एस्टिमेटेड वेट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज यू नो दैट एस्टिमेशन नेवर बी एक्यूरेट और परफेक्ट। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर तो होना ही है, बिल्कुल इधर उधर नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, वो बेस्ट फिटेड लाइन बोलते हैं। बट यस डेफिनेटली आप लोग समझ ही सकते हो कि कभी भी एस्टिमेशन परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पास लास्ट 100 ईयर्स के डेटा है और पॉपुलेशन का डेटा, सॉरी कौन सा डेटा वो मैं भूल गई, लास्ट 100 ईयर का पॉपुलेशन का डेटा है, उसके ऊपर से हमको बोला कि भाई 2021 में कितना पॉपुलेशन होगा वो एस्टिमेट करो। तो अब आप देख सकते हो कि बाकी के जो सारे 100 ईयर्स है उन सब में नॉर्मल ईयर्स है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट एज यू नो बिकॉज ऑफ 2020 कोरोना की जो इफेक्ट है उसके कारण बहुत सारा हमारा डेथ रेट जो है वो बढ़ने वाला है, और उस साल की जो पॉपुलेशन होगी वो थोड़ी सी कम होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस जो अपने 100 ईयर के डेटा के ऊपर से 2021 में जो पॉपुलेशन एस्टिमेट करी है उससे जो एक्चुअली में 2021 में पॉपुलेशन आएगी ना वो क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि आपने जब एस्टिमेशन किया तो कोरोना की इफेक्ट उसमें नहीं कंसीडर करी हुई है, बट जब एक्चुअली में पॉपुलेशन काउंटिंग होगा सेंसस इन 2021, इन दैट केस वहां पे एक्चुअल डेटा मिलेगा, उसमें ऑलरेडी कोरोना से जो लोग चले गए हैं उन सबके डेटा उसमें आ गए हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन कम होगा। सो उधर एस्टिमेशन होगा, मतलब मैं समझाना ये चाहती हूँ कि एक्चुअल जो कंडीशन होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, जबकि एस्टिमेटेड में इन सब चीजों को इग्नोर भी किया जाता है, बिकॉज ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम ऐसे क्वालिटेटिव डेटा नहीं ले सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारा एस्टिमेशन परफेक्ट नहीं आएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है इसको हम कहते हैं एरर। एरर जो है वो होता है EI इज इक्वल्स टू, आप अपनी बुक में देख लेना, शायद से स्क्रीन में कट गया है वो पॉइंट, मैंने कंसिडर किया था बट पता नहीं कुछ रीजन से पीपीटी में से वो दिख नहीं रहा है। लास्ट लाइन जो आपको यहाँ पे मेरी लास्ट लाइन दिख रही है, एन एरर इन एस्टिमेशन इज डिनोटेड बाय EI, और उसके बाद वाली लाइन आप बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगी EI इज इक्वल्स टू YI माइनस Y कैप I।
वाई कैप आई मतलब एस्टिमेटेड और वाई आई मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है y की, वो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, सो ये एरर आपको फाइंड करनी रहेगी कुछ कुछ सम में, सभी सम्स में नहीं, बट जहां पे भी बोलेंगे वहां पे करनी पड़ेगी। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली जो एरर है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आगे वाले लेक्चर में, सॉरी यहाँ पर, ये आगे वाले स्क्रीन में, आगे वाले लेक्चर में नहीं, यही लेक्चर में, बट पहले ऐसा। तो देखो आप अगर ये जो लाइन है उसके अबो आपको पॉइंट मिलेगा, सो एरर कैसी होगी, पॉजिटिव। दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको। एंड अगर उसके नीचे होगी तो हमारी जो एरर है वो कैसी होगी, नेगेटिव। और अगर जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर ही रहेगा, मतलब एग्जैक्टली लाइन में ही होगा, तो हमारी एरर हो जाएगी 0। समझ में आया, वो होती है बेस्ट फिटेड लाइन। इसमें हमारी एरर जो होती है वो मिनिमलिस्टिक होगी, एकदम कम से कम होगी, तो उस चीज को बोलेंगे हम बेस्ट फिटेड लाइन। ठीक है, नाउ यहाँ पे ऐसा है कि ये जो a एंड b कुछ इस तरीके से हम फाइंड करें कि जिससे हमारी जो एरर है वो हमें कैसे मिले, मिनिमम मिले। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं फॉर द a एंड b। एक्चुअली हमारी लाइन क्या है, तो लाइन है y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, नॉट बी एक्स। आपको बोलना है y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स। मेक इट वेरी क्लियर, यही बोलने की हैबिट डालनी है। y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स। जाग रहे हो ना, सो मत जाना। ठीक है, तो ये A क्या है, B क्या है, चलो Y कैप क्या है। फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो आपको पता होना चाहिए। सो Y कैप है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू आपको हमेशा सम में देंगे कि X इतना है तो Y को एस्टिमेट करो। सो Y एस्टिमेट कर रहे हैं तो Y हमारा सब्जेक्ट है इक्वेशन में। बट A क्या है, B क्या है, कौन सा नया प्राणी है, तो देखो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बी का फॉर्मूला क्या है, बी के दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, बट एज यू नो कि इतने फॉर्मूला से पूरा चैप्टर नहीं होता है भाई, बट यस आम के इतने हैं। सो मैंने इधर इतने दे रखे हैं, इवन आपकी बुक में ये दोनों फॉर्मूला है, और लास्टली मैं आपको सारे फॉर्मूला का लिस्ट जो है वो भी दे दूंगी। ठीक है, सो बी इज इक्वल्स टू, ऐसा फॉर्मूला तो कहीं दिखा हुआ लगता है। आर का फॉर्मूला क्या था, याद करो, कार्ल पियर्सन वाला। R is equals to sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root sigma x minus x bar का whole square into under root sigma y minus y bar का whole square। कुछ ऐसा फॉर्मूला इधर B में भी दिख रहा है, देखो sigma x minus x bar into y minus y bar, इसमें कोई चेंज नहीं है। नीचे आपके R वाले फॉर्मूला में अंडर रूट था जो इधर निकल गया। दूसरा R वाले फॉर्मूला में सेकेंड पार्ट जो था नीचे वो था इनटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वो भी इधर निकल गया। मीन्स आपको याद रखना है R के फॉर्मूला में और B के फॉर्मूला में फर्क कितना है, फर्क इतना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में y वाला जो पूरा स्टेप है वो हमेशा निकल जाएगा। सेकेंड चीज कि नीचे जो x वाला स्टेप बचा उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। मीन्स कि अगर रूट है तो निकल जाएगा और रूट नहीं है तो स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला जो इधर आपको नहीं दिख रहा है वो ये है, हम क्या था, यस R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन sx इंटू sy। ऐसा छोटू से सम के लिए एक फॉर्मूला था, शायद से आपको याद होगा, शायद से नहीं होगा, आई डोंट नो, देख लेना, था ही, बिलीव मी। R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन sx इंटू sy, था ऐसा फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर वही फॉर्मूला से b फाइंड करना है तो कैसे कर पाएंगे, तो sy निकाल दो, अंडर रूट नहीं था, खाली sx था तो स्क्वायर कर दो। मीन्स अगर रूट था तो निकाल दो, नहीं था स्क्वायर। क्लियर, अल्टीमेटली नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो रूट है तो निकल जाएगा और रूट नहीं है तो स्क्वायर हो जाएगा।
सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मूला। अगर आपको आर के आते हैं, भाई मत बोलना कि ऐसे कैसे, अगर आपको बोला, आपने बोला होता हम पहले से आर के फॉर्मूला अच्छे से करते, मैंने आपको बोला था कि आर अगर कर लेते हो, आपके सेकंड चैप्टर हो जाता है, तो आपका थर्ड एंड फोर्थ आधा आधा हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप थर्ड कर लेते हो ना, तो फोर्थ में कुछ नहीं बचेगा, 50% तो आपका फोर्थ चैप्टर हो गया, समझ लो। थर्ड के साथ, अगर आप थर्ड अच्छे से कर लेते हो, थर्ड के साथ फोर्थ चैप्टर आपका 50% कंप्लीट हो गया, ऐसा समझ लो। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, सभी आर के फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, तो बी ऑटोमेटिक आ जाएगा, वाई वाला निकाल देना है और स्क्वायर कर देना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर? देखो, जो रूल थे वो सेम वहां थे, वही इधर लगेंगे। अगर एक्स बार एंड वाई बार विदाउट फ्रैक्शन, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वाली मेथड करेंगे, पॉइंट बिना के है तो। और अगर पॉइंट वाले है विथ फ्रैक्शन है, तो नीचे एक्स वाई वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। उसमें भी ऑब्जर्वेशंस बड़े हैं, तो यू एंड वी वाली मेथड करनी है। सिंपल सिंपल, वेरी क्लियर। ए इज इक्वल्स टू, एक ही फॉर्मूला है, नेवर आप दूसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। क्लियर? नीचे कुछ लिखा हुआ है, कथा है, संस्कृत है, छोड़ दो, जरूरत नहीं है। देन नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये एक्चुअली बी एंड ए है क्या। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप, अंडरलाइन कर दो, चाहे आप रेड पेन से बुक में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, एसक्यू में एमसीक्यू में 110% दोनों में से एक में तो ये चीज आएगी ही आएगी, डैम श्योर। तो है क्या, तो बी मतलब क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। बी का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। स्मॉल आर क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और स्मॉल बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। समझ में आया? या रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ए क्या है, तो ए इज इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट वन, कहीं पे भी दिमाग में घुसा दो इसको, जगह कर दो दिमाग में थोड़ी सी इसके लिए। बी इज इक्वल्स टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड ए इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये चीज जो फर्स्ट अंडरलाइन करी हुई है वो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में लेनी है, लेनी है, लेनी है, विदाउट फेलियर। क्लियर? ठीक है, moving to the last section of this lecture, and that is interpretation of regression coefficient b। interpretation जैसे हम a का करते, सॉरी r का करते थे, वैसे ही इधर b का भी करेंगे। अब समझ लो, ये जो दिया हुआ है सारा संस्कृत है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो पहले मेरा जो मैं बोलती हूँ इंटरप्रिटेशन वो समझ लो, उसके बाद वो पढ़ना आराम से, वो संस्कृत भी आपको इंग्लिश में लग जाएगा, ठीक है। सो मान लो कि आपका बी का आंसर 5 आता है, बी का आंसर आपका क्या आया, 5। तो उसका इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ, सॉरी लाइव जैसी फीलिंग आए ना, इसलिए मैं वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ, पॉज नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। सो अगर मान लो कि आपका b इज इक्वल्स टू 5 आया, दैट मीन्स उसका मतलब होता है कि अगर आप x 1 यूनिट इंक्रीज करो तो y 5 यूनिट इंक्रीज होगा। 1 यूनिट x में तो y में 5 यूनिट। मान लो कि आपका b इज इक्वल्स टू 3 आया, दैट मीन्स x में 1 यूनिट इंक्रीज, y में 3 यूनिट इंक्रीज। मान लो कि आपका x इज इक्वल सॉरी b इज इक्वल्स टू 2.5 आया, 2.5। दैट मीन्स कि x आप 1 बढ़ाओगे तो y 2.5 बढ़ेगा। 2.5 को तो कैसे मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। y क्या बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, मान लो कि b माइनस में आया, -5, तो ये कि अगर x में 1 यूनिट इंक्रीज करोगे तो y में 5 यूनिट डिक्रीज होगा। अगर b नेगेटिव तो y डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर b पॉजिटिव तो y इंक्रीज होगा, x के साथ y इंक्रीज होगा और x के साथ y डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? पता चला? पक्का? अब हम ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो भी रीड कर सकते हो, करो। When b greater than 0, greater than 0 मतलब
पॉजिटिव नंबर्स और b लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर्स। मीन्स कि जब b पॉजिटिव आया तो क्या, पढ़ो। It means that the unit increase in value of independent variable x. A unit increase in वेरिएबल x। इतना याद रखो, ज्यादा जब याद रखने की कोशिश करते हो तो कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, खाली इतना याद रखो। अ यूनिट इंक्रीज इन वेरिएबल x implies an estimated increase of b units in the value of dependent variable y। सिंपल जो मैंने आपको बोला कि x में एक यूनिट, अ यूनिट मीन्स वन यूनिट, x में वन यूनिट इंक्रीज करो तो y में b यूनिट का इंक्रीज होगा। मतलब b इज इक्वल्स टू 5 आया तो 5 यूनिट इंक्रीज होगा, b इज इक्वल्स टू 3 आया तो 3 यूनिट इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? बट यस, पॉजिटिव मतलब y भी इंक्रीज, नेगेटिव तो नीचे देख लो क्या लिखा है, वही का वही है बट डिक्रीज हो गया। अगर b इज इक्वल्स टू -5 मिला, दैट इज लेस देन 0, दैट मीन्स वन यूनिट के x के इंक्रीज के साथ आपका y जो है वो 5 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। इसके नीचे जो नोट वोट दे रखी है वो आप चाहे तो रीड कर सकते हो, नहीं करनी स्किप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। वैसे भी एक्सप्लेन करके भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा आपको बोर बनाना नहीं चाहती हूँ। डेफिनेटली कल हम सम्स स्टार्ट कर देंगे, सम्स इजी इजी है। आज सम नहीं स्टार्ट करी उसका रीजन ये है कि आज आपको टाइम मिल जाए टू स्टडी दी फॉर्मूलाज एंड कुछ लोगों को अभी भी ये हो जाए कि यस चैप्टर नंबर 2 इम्पोर्टेंट था, तो अगर नहीं किया था तो अभी भी वक्त है कि उसके ऊपर वर्क कर लो। कल से हम सम स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स एंड गुड बाय।